हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय जो आपकी भौतिक विज्ञान की पहली किताब से लिए गए थे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ऐसे बहुविकल्पियों को कराने जा रहा हूं जो आपकी सेकंड बुक से लिए गए हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाए थे, ठीक है, वो उनको भी मैंने इस लेक्चर में ऐड किया स्टूडेंट, ठीक है। और एक बार मैं स्टूडेंट बताता चलूं कि ये जो दो भाग मैंने बनाया, एक भाग इससे पहले जस्ट बनाया है, वो भी केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का था, और इसका बेटा दूसरा भाग है आज का। इन दोनों भागों को स्टूडेंट आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी बहुविकल्पी आपसे एग्जाम में बच नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये बेटा कि आपको दोनों लेक्चर पूरे देखने होंगे। तो एक लेक्चर में इससे पहले ही डाल चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर, तो इसका दूसरा लेक्चर है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक को और देखते हैं क्या है आज का लेक्चर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल हमने लिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, आयोग समझ में आ रहा है। तो उसी के बेस पे सवाल बनाया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है, ये बताना हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना बेटा, इस सवाल का जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर होता है आवृत्ति। क्या होता है बेटा? आवृत्ति। आवृत्ति प्रकाश का एक बेटा ऐसा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसका वेग भी चेंज हो जाता है, तीव्रता भी चेंज हो जाती है, और उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। बट याद रखना, कभी भी उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये अभिलंब, ठीक है, प्रकाशिका मान लीजिए ये आ रही है, ठीक है स्टैंड, टकराने के बाद ये इस टाइप से आ गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आएगी बेटा, ठीक है, तो इसका वेग भी चेंज हो जाएगा, तीव्रता भी चेंज हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी चेंज होगी। लेकिन उन्होंने कहा कौन सा गुण बदलता नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है बेटा? वो आवृत्ति नहीं बदलती है। तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखें कौन सा गुण नहीं बदलता है बेटा? आवृत्ति नहीं बदलती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। देखिए दो लेंस हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं रखी हैं। पहले लेंस की क्षमता है +5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता है -3 डायोप्टर, ठीक है, संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी पूछी है, यानी संयुक्त फोकस दूरी इसने पूछी है। तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, इसको अभी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। सोल्व इस प्रकार से करूंगा बेटा कि पहले ये जो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ठीक है, अभी क्योंकि मेरे स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है कि मैं बता पाऊँ, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन में यहाँ से रफ करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, याद रखें। फिर वो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा गुण नहीं परिवर्तित होता है? याद रखना, उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और इसके दूसरे ऑप्शन को मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या इसका क्वेश्चन बनने वाला है, आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलिए स्टैंड, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो लेंस दिए हैं, दोनों की क्षमताएं दे रखी हैं अलग अलग। एक की क्षमता दे रखी है +5 डायोप्टर और दूसरे की क्षमता स्टैंड दे रखी है -3 डायोप्टर, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए दो लेंस हैं, इनकी क्षमता क्रम से है। एक तो है +5 डायोप्टर, मान लीजिए एक लेंस है, इसको P1 कह देता हूँ उसकी क्षमता को, ये +5 डायोप्टर है, ठीक है स्टैंड। और दूसरा लेंस है, उसकी जो क्षमता है यानी P2 वो कितनी आपकी -3 डायोप्टर है, ठीक है। डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है। तो पहले मुझे इस लेंस की संयुक्त क्षमता निकालनी पड़ेगी। संयुक्त क्षमता का सूत्र होता है बेटा, सूत्र ये होता है, देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सूत्र होता है बेटा संयुक्त क्षमता P बराबर होता है बेटा ये P1 + P2, ठीक है। अच्छा वैल्यू रखिए यहाँ पे, P1 का मान कितना? +5 प्लस ये है, लेकिन इसका मान माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3। तो अर्थात आपने देखा कि इसकी जो संयुक्त क्षमता आई यानी P का जो मान निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा? वो आएगा +2 डायोप्टर, याद रखना। लेकिन ये इसकी संयुक्त क्षमता आई है, संयुक्त क्षमता आई है बेटा। हमसे पूछा क्या है? संयोजन की फोकस दूरी यानी संयुक्त फोकस दूरी पूछी गई है, ठीक है।
तो आई होप कि तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी संयुक्त फोकस दूरी अब हम निकालने वाले हैं। एक बात याद रखें बेटा, इसकी फोकस दूरी के जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को देखो यहाँ पे ये सारे मान काय में सेंटीमीटर में, काय में बेटा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए इसका क्या यूज करना है मुझे सेंटीमीटर की सहायता से। चलिए अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से इधर समझा देता हूँ। तो यहाँ तक चल में इसी को मुझे स्क्रीन पर जगह नहीं है, मुझे इसी को साफ करना पड़ेगा। तो आपको ये तो फाइनली पता चल गया कि पी का मान कितना आएगा बेटा आपका प्लस का 2 डायोप्टर आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर से ही रब के देता हूँ। अब देखिए पुनः सूत्र लगाऊंगा लेंस की क्षमता का, ठीक है। तो ये जो पी का मान है बेटा ये संयुक्त क्षमता ही है, ठीक है। अब देखिए सूत्र मैं लगाता हूँ। लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है, इस क्षमता जो होती है पी बराबर कहते हैं 1/4 फोकस दूरी, 1/4 फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी बेटा आपकी सेंटीमीटर में नापी जाती है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्या लगाते हैं बेटा 100/f लगाते हैं। क्या लगाते हैं 100/f लगाते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे f का मान निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा फोकस दूरी, ठीक है। तो मुझे इस f को p की जगह लिखना पड़ेगा, p को f की जगह, यानी इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो f ले आऊंगा मैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ले आऊंगा मैं p, ठीक है। और p का मुझे मान पता है, तो यानी f आपको मिलने वाला है 100/, क्या प्लस का 2, प्लस मैंने आगे लगा दिया 2 ही आ गया। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 पंजे 10, यानी प्लस 50 सॉरी, यानी f का जो मान आया स्टैंड वो कितना आ रहा है आप देख रहे हो स्टैंड प्लस के 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बनना है, ये +5 -40 -50, उसमें क्या आ रहा है अपना +50 आ रहा है। क्या रहा बेटा +50, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ। 2 पतले लेंस हैं जो संपर्क में रखे हैं, जिनकी अलग अलग क्षमताएं +5 डायोप्टर और +-3 डायोप्टर है। पहले हमने इसकी संयुक्त क्षमता निकाली, P बराबर P1 + P2, तो कितना है P का आपका बेटा 2 आ गया, ठीक है। सूत्र लगाया हमने F बराबर, अब देखिए हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा। अगर ये मीटर में होता तो मैं लगाता 1/f करके, है ना, या 1/p करके लगाता, ठीक है। जब सेंटीमीटर वैल्यू मिली है तो मैंने 100/p किया। P का मुझे मान पता है, 2 से भाग करूँ तो कितना आएगा बेटा आपका 50 आएगा। वो प्लस का आएगा बेटा, इसका माइनस का बहुत जरूरी आपको चिन्ह याद रखना है, ठीक है। तो संयुक्त लेंस, अभी देखिए ये प्लस का मान आ रहा है, तो प्लस का मान आता है, इसका मतलब क्या है संयुक्त लेंस कैसा है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। हालांकि वो चीज़ें पूछी गई नहीं पूछी गई है आपसे, तो ये जितना पूछा गया आप केवल इतना कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, क्या है देखिए मैं समझा रहा हूँ। और ये सूत्र मैंने कल कराया भी था जब मैंने दी ब्रोगली तरंगधारी आप लोगों को कल आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर देखें, और नहीं देखा है तो अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से का गतिज द्रव्यमान का सूत्र निकाला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। तो देखिए स्टैंड, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है स्टैंड वो कितनी होती है, ये एक फोटोन की ऊर्जा स्टैंड होती है E बराबर h न्यू के बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है, जहाँ h क्या बेटा प्लैंक नियतांक है और न्यू क्या बेटा आपकी फोटोन की आवृत्ति है, ठीक है। अच्छा अब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, V बराबर mc² होती है। क्या होता है बेटा mc² होती है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये चीज तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं इनको सोल्व कर दूंगा, इसको और इसको। तो देखिए मुझे निकालना है फोटोन का गतिज द्रव्यमान, गतिज यानी m की वैल्यू का सूत्र निकालना है। कैसे निकालूंगा समझो बात को, ये हो जाएगा mc² क्या हो जाएगा बेटा आपका h न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा h न्यू। और परंतु ये जो न्यू है, ये जो न्यू होता है बेटा, न्यू बराबर होता है आपका c/λ, क्या होता है c/λ। तो ये हो जाएगा बेटा mc² और कितना होगा h कैसे रहेगा, और न्यू की जगह आएगा बेटा c/λ आ जाएगा। तो c/λ मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा, देखिए एक सी से एक सी कटेगा, ये वाला सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा बेटा आपका mc, क्या बचेगा mc, और यहाँ से बचेगा बेटा आपका h/λ। लेकिन मुझे मान का निकालना है, गतिज द्रव्यमान का निकालना है, यानी m का मान निकालना है। तो m का मान जब निकालूंगा स्टैंड, तो ये तो h ऐसे रहेगा, और ये जो c है बेटा इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो लैम्डा। तो गतिज द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, ध्यान से समझे। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्या होता है h/c/λ। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका, h/c/λ। ये यानी आपका जो बी ऑप्शन है बेटा भी आपका बिल्कुल राइट है, याद रखना, ये भी बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। आपके क्वेश्चन में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी आती है कौन से भाग में? दृश्य क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट आपको मैं बताता चलूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। फोटोनिक गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र है वो कितना आता है? H/c लैम्डा का R होता है, जो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो याद रखें बेटा कि ये अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, और वीडियो आपको समझ में आ रहा है बेटा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की इसी प्रकार तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूँ इसको। देखिए और इसमें कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी, इसको भी साफ करिए, पाश्चन श्रेणी आती है। तो देखिए लाइमन श्रेणी बेटा सबसे आता है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, इस प्रकार से 5 श्रेणियां होती हैं। कितने होती है बेटा? 5। लाइमन, बामर, पाश्चन और ब्रैकेट और फुंड श्रेणी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसे पूछा क्या गया, किसकी बात करी इसने? पाश्चन श्रेणी की बात करी है। क्या बेटा? पाश्चन की। तो देखिए बड़ा आसान ट्रिक है। देखिए शुरू की जो लाइमन और बामर होती हैं, लाइमन श्रेणी जो आती है बेटा वो आती है आपकी पराबैंगनी भाग में। अगर लाइमन पूछी जाए, देखिए लाइमन जो आती है बेटा आपकी वो आती है पराबैंगनी भाग में। किसमें बेटा? अल्ट्रावायोलेट है ना, पराबैंगनी भाग। हालांकि यहाँ तो इन्हें उसको कहा है पाश्चन के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में। अगर क्वेश्चन ऐसा बन के आ जाए तो लाइमन श्रेणी का आएगी पराबैंगनी भाग में, आएगी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। जबकि अगर मैं बामर की बात करूँ तो बामर श्रेणी जो आती है बेटा आपकी वो दृश्य भाग में आती है। किसमें आती है बेटा? दृश्य भाग में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती है, ठीक है। अच्छा और जो आपकी आती है, अब देखिए 1 और ये 2, शुरू की 2 गई, अब बची आपकी कितनी? पाश्चन बची, ब्रैकेट बची और फुंड बची। यानी लास्ट की जो तीनों श्रेणियां आती हैं वो हमेशा याद रखना बेटा वो अवरक्त भाग में आती हैं, अवरक्त क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो याद रखें आपकी जो पाश्चन श्रेणी आएगी बेटा, पाश्चन श्रेणी जो आती है वो किसमें आती है बेटा? वो अवरक्त भाग या अवरक्त क्षेत्र में आती है, जो किसमें लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ भाग या क्षेत्र कुछ भी लिखा सकता है। तो याद रखना बेटा लाइमन क्या आएगी तो आप लगा के आएंगे टिक पराबैंगनी के लिए, बामर क्या आएगी तो आप दृश्य में लगा के आएंगे, पाश्चन क्या आएगी तो वो अवरक्त में लगाएंगे, ठीक है। अब पाश्चन के बाद आपका ब्रैकेट या फुंड कोई सा भी आ जाए तो उन दोनों के लिए ऑप्शन क्या होता है? अवरक्त ही होता है। बस आपको 2 याद रखना है, ये 2 अलग होती हैं, ठीक है। बाकी के 3 जो होती हैं नीचे की वो अवरक्त क्षेत्र में ही आती हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज आपके समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सम न्यूटोनिक युग्म कौन सा है? निम्न में से सम न्यूटोनिक युग्म कौन सा है? चलिए देखिए हम इसको समझा देता हूँ। तो देखिए समझे बात को, ये सवाल भी काफी बार पूछा गया है। इसमें एक आया है निम्न में से सम न्यूटन, ये एक युग्म ये रखा है, एक युग्म बेटा ये रखा है, एक ये रखा है और बेटा एक ये रखा है। इसमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉनिक संख्या, अब देखिए अगर मैं किसी एटम की बात करूं, मान लीजिए एक्स को एटम है, ये इसका एटॉमिक नंबर जेड और इसका ये एटॉमिक यानी परमाणु भार वो क्या ए है। तो नंबर अगर हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? न्यूट्रॉन जो निकालते हैं तो फार्मूला होता है आपका बेटा ए माइनस जेड, ठीक है। अब इसमें ऐसे युग्म दे रखे हैं जैसे ये रखा है और ये रखा है। इसमें देखना है कि अगर इस नंबर में से इसको घटाता हूँ और इसमें से इसको घटाता हूँ, अगर सेम नंबर आएगा, जिसमें सेम आएगा तो वही ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए ए में से जेड यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना 14 है, कितना 6, 14 में से 6 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है। लेकिन 13 में से 7 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। किस लिए बनेगा? क्योंकि बेटा सेम नंबर आना चाहिए। 14 में से 6 घटा कितने बचे? 8, ठीक है, यानी 8 बचेंगे। और यहाँ पे क्या है बेटा? 13 में से जब 7 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 6। तो ये एक दूसरे इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं बनेगा। इसमें आ जाइए, 14 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे बेटा? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। अच्छा 16 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये बिल्कुल बेटा आपका राइट है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यानी 14 में 6 घटाएंगे फिर भी 8 आ रहा है, यानी इसके अंदर भी 8 न्यूट्रॉन होंगे और इसके अंदर भी 8 न्यूट्रॉन होंगे। जबकि इसको चेक कर लेते हैं, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेंगे, लेकिन ये 14 में से सब 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, तो ये बराबर नहीं आएगा। ऐसे इस प्रकार से 14 में 6 घटाए 8 बचे, लेकिन 17 में 7 घटाए तो 9 बचे, तो ये भी नहीं है। यानी इसमें कोई सा ऑप्शन ये वाला ठीक नहीं है, केवल किसके अलावा? बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन अब बेटा आपका राइट है, ठीक है। आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके जस्ट बाद मैं आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा, सॉरी
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये विश्वास दिलाता हूं बेटा कि अगर मेरा लेक्चर पूरा देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम से बच नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, एक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा है ना, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा, इसको हिंदी में बोला जाएगा, यानी 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है बेटा, वो होती है 931 MeV के बराबर। 931, देखिए 110 बिल्कुल नहीं, 139 बिल्कुल नहीं, 913 बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ 931 ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट है। याद रखना, एक AMU जो होता है, एक AMU जो होता है बेटा वो 931 MeV के ही इक्वल होता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है, अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है क्या, कोटरों से होता है, दूसरा ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रॉन से होता है, तीसरा है कोटर तथा इलेक्ट्रॉन से, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो बेटा याद रखना, इसमें अर्धचालकों में जो चालन होता है वो दोनों से होता है, कोई इलेक्ट्रॉनों से भी होता है और कोटर से भी होता है, यानी कोटर से भी होता है और वो इलेक्ट्रॉन से भी होता है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। यानी अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है, यानी विद्युत प्रवाह जो कार्य करते हैं वो कौन से करते हैं, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोग क्वेश्चन में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी आपने फर्स्ट केमिस्ट्री फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें। उसमें मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैंने पढ़ाया है। उसमें क्या होता है कि बेटा, उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको एक तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर एक सीरीज में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ तरंगें जो हैं वो उस तरंग की हैं, लेकिन इसमें एक किरण ऐसी है जो उस तरंग उसकी स्पेक्ट्रम के उस स्पेक्ट्रम में नहीं आती है। ठीक है, वो कौन सी तरंग है उसको देखते हैं। तो गामा किरणें आती हैं, एक्स किरणें भी आती हैं, या जी ये बीटा किरणें इसके अंदर नहीं आती हैं। याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर बीटा किरण कभी नहीं आती, अवरक्त तरंगें भी आती हैं, माइक्रो तरंगें भी आती हैं। ठीक है, तो क्या कौन सी किरणें नहीं आएंगी बेटा, याद रखना बीटा किरणें कभी नहीं आती हैं, यानी इसमें यही ऑप्शन है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो याद रखना बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं बेटा, कौन सी किरणें, ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, तो याद रखना जो बीटा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, और मैं एडवांस में बता रहा हूँ कौन सी किरणें हैं, ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं। कौन सी बेटा, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो याद रखें कि इसमें जो बीटा किरणें हैं ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि यानी बीटा किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। अच्छा, ये क्या है वो मैंने बता दिया, ये है बेटा आपकी रेडियो एक्टिव किरणें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। याद रखना, ऑप्शन देखिए, दिष्ट धारा, भंवर धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रेरित धारा। तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये फर्स्ट फिजिक्स है, लेसन नंबर 7, जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा से है। ठीक है, और जब प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करता हूँ या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर मेनली क्या प्रत्यावर्ती धारा बहती है, यानी ट्रांजिस्टर जो कार्य करता है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है। और उसने ये कहा कि कौन सी घटना संभव नहीं है, इसने नहीं पूछा है, इसमें भी नहीं पूछा, यानी क्वेश्चन की नजाकत को समझो बच्चों। ठीक है, इसमें नहीं के लिए पूछा है के लिए नहीं पूछा, क्या नहीं है वो पूछा है। तो याद रखना, तो ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा ही कार्य करती है, प्रेरित धारा भी कार्य करती है। ठीक है, ये कैसे करती है, जब ट्रांसफार्मर की दो कुंडली होती हैं, तांबे के तार की दो कुंडलियां होती हैं, एक को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय कुंडली कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली का जो रिलेशन हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से करते हैं तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित धारा बहने लगती है। तो यानी प्रेरित धारा भी इसका, ये घटना भी होती है ट्रांसफार्मर के लिए, ये घटना भी होती है, और बेटा ये घटना भी होती है। ये घटना कहाँ होती है बेटा, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो वो पटलित लोह की रोड जो होती है, नर्म लोहे की बनी हुई, उसके अंदर उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती है बेटा, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो बेटा ये ऑप्शन भी क्या है इसका, ये भी घटना ट्रांसफार्मर के अंदर आती है। लेकिन हाँ, ये घटना जो है दिष्ट धारा ट्रांसफार्मर के लिए सत्य बात नहीं है। आयोग क्वेश्चन आ रहा होगा, ट्रांसफार्मर में कभी भी दिष्ट धारा का यूज नहीं होता है। तो नहीं बात कही थी, तो कौन संभव नहीं है, ट्रांसफार्मर के लिए दिष्ट धारा का मान कभी भी संभव नहीं है, दिष्ट धारा उसके अंदर फ्लू हो ही नहीं सकती, यानी ट्रांसफार्मर कभी दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करेगा। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है स्टैंड, तो याद रखना क्या चीज संभव नहीं है, दिष्ट धारा इसके लिए संभव नहीं है, जबकि भंवर धारा, प्रेरित धारा और प्रत्यावर्ती धारा तीनों चीज इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
और ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपके मैंने पूरी बुक से छाट छाट कर लेके बेटा, इनको अच्छे से याद कर लेना बेटा। इन्हीं में से देख लेना, आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, वो 5 इन्हीं में से मिल जाएंगे। एक लेक्चर मेरा ये है, एक लेक्चर मैंने इससे पहले डाला, इसलिए दोनों लेक्चरों को अच्छे तरीके से ध्यान से देखे बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का आरएमएस मान यानी आईआरएमएस दे रखा है। चलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए धारा का आईआरएमएस मान आपको दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं ना। ये आईआरएमएस कितना मान दे रखा है बेटा आपको, जी कितना 4 एम्पियर, कितना बेटा 4 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, फिर आपसे पूछा क्या है, तब धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी धारा का शिखर मान यानी धारा का आयाम पूछा है, यानी आपसे पूछा बेटा आई नोट का मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी है। सूत्र इसमें लगाते हैं बेटा, सूत्र होता है IRMS, ये मैंने अपने चैनल पर पढ़ा है स्टैंड, ये होता है I0/√2, क्या होता है I0/√2। ठीक है, आई नोट का मान पूछा है, इसके अपन में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नोट में इस साइड आएगा, आई नोट बराबर हो जाएगा IRMS × √2। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको IRMS का मान पता है, IRMS का मान कितना है जी 4 है, और ये क्या है √2। तो अब मैच करके देखिए क्या इसके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, आई नोट धारा का शिखर मान 4√2 है क्या, 4 एम्पियर 8 एम्पियर, जी बिल्कुल मिल रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका बेटा राइट है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा ऑब्जेक्ट टाइप बताने के लिए आपका बेसिक का मौजूद होना जरूरी है बेटा। ठीक है, इसलिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन कौन सा है इसका, 4√2 आएगा। जब ये बेसिक फार्मूला आपको याद होंगे तो बेटा यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपका बेसिक कमजोर है बेटा तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ बेटा पढ़ते रहिए, समय बहुत कीमती है बेटा, पता नहीं कौन से पल कौन सी बात ऐसी कॉलेज में पढ़ाई जाए जो आपने अगर इसको ध्यान से नहीं सुना और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए बेटा। ठीक है, इसलिए पूरा फोकस, देखिए परीक्षाओं का भी ज़्यादा समय नहीं है, लगभग एक महीने से भी कम समय बेटा, तो सारा फोकस करते रहिए पढ़ाई पर। ठीक है, और मैं अब केवल वैसे भी आपको एडवांस में केवल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, E = 0, इसका मतलब ये है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना 0 है। E = 0, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में B का दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चों को ये समझ में नहीं आता है किस टाइप से सवाल है, क्या इसके अंदर कहा गया है। ठीक है, अधिकांश बच्चे क्या करते क्या है, इसका ये वाला ऑप्शन लगा के आते हैं कि 1/R के इक्वल होता है, लेकिन नहीं बेटा, याद रखना कि जब जहाँ पे वैद्युत जिस कंडीशन में ये बात सवाल आता है, ये सवाल का है ना, देखिए E का मान 0 का होता है, E का मान 0 होता है किसी ये गोलीय कोश है। ठीक है, पसंद आ रही है, और ये खोखला गोला है। ठीक है, यानी इसके अंदर खोखले गोले के अंदर आवेश क्या होता है 0 होता है। ठीक, क्या होता है आवेश 0, तो किसी खोखले गोले के अंदर जो तीव्रता आती है वो 0 आती है। एक बात को याद रखना, किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि जब इसे आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ आता है, इसके पृष्ठ पर आ जाता है, आवेश कहाँ आता है पृष्ठ पर, लेकिन आवेश पृष्ठ के भीतर नहीं रहता, और जब आवेश पृष्ठ के भीतर नहीं रहता तो तीव्रता का जो फार्मूला होता है E = 1/4πε0 और Q/r² के बराबर। लेकिन गोले के भीतर आवेश तो है नहीं, तो आवेश का मान क्या हो गया बेटा 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो सारा टर्म क्या आएगा, ये करने के बाद 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये है कि इस गोले के अंदर गोले को तीव्रता तो 0 है, तीव्रता तो 0 है, लेकिन उन्होंने कहा कि B का दूरी के साथ परिवर्तन कैसा होगा। तो एक बात मैं बता चलूँ, लेकिन विभव की बात करता हूँ, इसी के लिए विभव की अगर बात करूँ तो विभव याद रखना कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी दूरी यानी इसकी रेडियस आएगी, जो भी कुछ ये सर्कल मैंने बनाया इसकी रेडियस होगी, कोई ना कोई दूरी होगी, तो ना विभव कभी दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। कब, जब E का मान 0 होगा। ठीक है, यानी जो इसके पृष्ठ पर विभव होगा वही इसके भीतर विभव होगा। याद रखना, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन विभव 0 नहीं होता। उसका मेन कारण क्या है कि B R पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो डी ऑप्शन है बेटा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, B R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, जब E का मान 0 होगा, ठीक है, उस केस में B R पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, और एक बात मैं एडवांस से पता चलूं कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता तो ये जरूरी नहीं है कि वहां विभव भी 0 होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये ऑप्शन गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, इसका डी ऑप्शन ठीक था, बी यानी विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये बोहर की परिकल्पना से लिया गया है। ठीक है, बोहर की 3 परिकल्पनाएं पढ़ी होंगी आप लोगों ने,
हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा होती है उसकी मूल ऊर्जा अवस्था, है ना। हाइड्रोजन परमाणु तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी पहली कक्षा में रहता है ना। तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा, तो देखिए मैंने ये पढ़ाया है बोहर की जो प्रथम परिकल्पना पे ये सवाल है। तो कोणीय संवेग जो होता है बेटा, कोणीय संवेग जिसको हम MBR कहते हैं, क्या बेटा, MBR होता है। ये जो होता है कोणीय संवेग, ये h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर क्या होता है, n बराबर 1 2 3। अब हाइड्रोजन के लिए बात करें, क्या के लिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए n का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। n का मान कितना होता है, 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए इसका नाभिक है, क्या है इसका, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसकी पहली कक्षा में होगा, यानी n का जो मान है हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर कितना है, ये 1, यानी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1। और ये क्या बेटा, ये कोणीय संवेग है, ये क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है स्टूडेंट, कोणीय संवेग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रख दिया 1 रख लिया। अब क्या, h/2 पाई। तो जब मैं निकालूंगा कोणीय संवेग को वैसे j से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा h/2 पाई। अब ये कोणीय संवेग कितना आ रहा है, h/2 पाई आ रहा है। अब इसमें देखो h/2 पाई है क्या, कहीं h/2 पाई पहले ही ऑप्शन पर, जी हाँ देखिए इसका पहले ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहले ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये सब एक बार फिर से बताऊं, ये कोणीय संवेग होता है और ये सूत्र जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसमें एक ही कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें n बराबर में 1 रखूंगा। जब n बराबर 1 रखूंगा तो h गुणा 1 होगी तो h रह जाएगा और 2 पाई आपका सेम रह जाएगा। यानी कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 पाई के इक्वल होता है। किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। आई होप के समझ में आया होगा। नेक्स्ट और सबसे इंपोर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, ठीक है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिकतम न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है। तो बिल्कुल इसका याद रखना बेटा, इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आयन बनाने के लिए, H+ बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन, ये पूरा लेक्चर बेटा आपने अच्छे से देखा, आपको वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए बेटा। अगर आपको समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।